हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया है, उसमें हम सल्तनत काल से शुरू कर रहे थे। तो जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम इतिहास को किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, इतिहास को किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और तीसरा आएगा आधुनिक काल। और प्राचीन काल में जो हमने बात की थी, हड़प्पा सभ्यता से लेकर आईबीसी से लेकर गुप्तोत्तर काल तक रहेगा। और मध्यकाल में अगर बात की जाए तो तीन काल हम पढ़ेंगे। एक तो पूर्व मध्यकाल, दूसरा दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सल्तनत काल, और तीसरा रहेगा मुगल काल। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे 1707 से लेकर 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, आधुनिक काल में पढ़ेंगे। तो हमने जो है कहा था कि प्राचीन काल के स्थान पर हम सीधा स्टार्ट करेंगे। मध्यकाल से हमने शुरू किया था, मध्यकाल में भी कहा सल्तनत काल से स्टार्ट किया था। सल्तनत काल की अगर बात की जाए तो सल्तनत काल में आप देखोगे कि सल्तनत काल में हमने बात की थी कि हम 5 वंशों का अध्ययन करने वाले हैं। पहला गुलाम, जो हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सेकंड खिलजी, थर्ड रहेगा तुगलक, चौथा सैयद, और पांचवा जो रहेगा वो लोधी वंश रहेगा, जिसमें गुलाम की अगर टाइमिंग की बात की जाए 1290 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक रहेगी। खिलजी वंश की बात की जाए 1290 से लेकर 1320। तुगलक वंश की बात की जाए तो 1320 से लेकर 1414, या कहीं कहीं 1398 भी बताया जाता है, तैमूरलंग के आक्रमण से पहले वाली बात। और अगर सैयद की बात की जाए तो 1414 से लेकर 1451, 37 वर्ष का टाइम पीरियड। और लोधी 1451 से लेकर 1526, पानीपत के पहले युद्ध तक। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सल्तनत काल हम कंप्लीट कर चुके हैं, सल्तनत काल में गुलाम वंश हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो खिलजी वंश के बारे में रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो तुगलक, और उसके बाद सैयद और लोधी। क्योंकि इतना ज़्यादा इनके बारे में अध्ययन के लिए नहीं है, तो हम जो है दोनों को एक ही वीडियो में मर्ज कर लेंगे। और साथ में जो सल्तनत का प्रशासन रहेगा वो भी हम उसी वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए, खैर ये तो थी कुछ बातें जो आपकी जानने के लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वापिस टॉपिक पे आते हैं। तो खिलजी वंश से शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1206 के आसपास हुआ क्या था कि 1191 एक्चुअल में अफगान में एक शासक बैठता है मोहम्मद गौरी नाम का, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक। लेकिन क्या था कि अफगान इतनी महत्वपूर्ण भूमि नहीं थी। आप सभी लोग जानते होंगे भौगोलिक दृष्टि से इतना कोई खासा लाभदायक कृषि भूमि या कोई अन्य प्रकार की कुछ खासा इनकम नहीं थी। तो इसलिए जो है अधिकतर लोग जो है भारत की ओर आक्रमण के लिए आते हैं। तो इसी क्रम में जो है गौरी भी आया था। गजनबी के बाद गौरी आया था 1191 में। तराइन का युद्ध हुआ पहला, उसमें जो है गौरी हार गया पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन दूसरे में जो है गौरी जीत गया था। और एक बड़ा हिस्सा अगर कहा जाए अजमेर दिल्ली के क्षेत्र तक जो है गौरी को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद जो है आगे इसी क्रम में 1194 में जब चंदावर का युद्ध होगा तो उसमें उसको कन्नौज वाला हिस्सा मिल जाता है। तो इस प्रकार एक बड़ी सल्तनत जो है 1206 में जब गौरी की मृत्यु हुई, तो गौरी की मृत्यु तक जो है भारत का, उत्तरी भारत का खास करके बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब गौरी शासन के अधीन था। तो इसी क्रम में जो है यहाँ का जो नायब या कहे सूबेदार जो अपॉइंट किया गया था, वो अपॉइंट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ लाहौर से अपना शासन एग्जीक्यूट करना शुरू करता है गौरी की मृत्यु के बाद, उसके बाद कैसे इल्तुतमिश आया, रजिया और कैसे बलबन के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी क्रम में क्या होता है कि अंतिम शासक बलबन के बाद जो है निरंतर देखने को मिलता है कि जो गुलाम वंश था या ममलूक वंश था उसमें गिरावट या अवनति उसकी देखने को मिलती है। उसके बाद क्यूमर्स, कैकुबाद, अन्य शासक आए, लेकिन उम्र में छोटे थे, दूसरा अयोग्य थे।
तो राजनीति की इतनी समझ ना होने के कारण जो है जलालुद्दीन खिलजी 1290 में क्या करता है, उनको सत्ता से हटाकर स्वयं गद्दी पर कब्जा कर लेता है। तो बात करें खिलजी वंश की, तो सबसे पहले जो शासक आएगा खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, याद रखिएगा। और इसी टाइमलाइन से याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटे समय तक छोटी समय तक जो है शासन करने वाला वंश था ये। कौन सा? खिलजी वंश जो है सबसे छोटे समय तक शासन करने वाला वंश था। और नेक्स्ट देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 के बीच था। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316। शिहाबुद्दीन उमर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, 1316 में ये गद्दी पर बैठा। उसके बाद मलिक काफूर इसे हटा देता है। तो मलिक काफूर के संरक्षण में जो है चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट होती है। उसके बाद मलिक काफूर के बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आता है। शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर 1320 तक आता है। फिर खुसरो खां उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद जो है खुसरो खां की हत्या गियासुद्दीन तुगलक कर देता है। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दी जाती है और फिर तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो इस प्रकार जो है अब हम एक एक करके शासकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा का विषय, जो इम्पोर्टेंट शासक रहेगा वो रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात की जाए तो देखिए खिलजी वंश का संस्थापक था, ये एक पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान जो क्यूमर्स था, या कहीं कहीं कैकुबाद भी मेंशन किया जाता है, को हटाकर सत्ता संभाली थी और दरबारी और सैन्य समर्थन से सत्ता में आ गया था, क्योंकि कोई योग्य शासक नहीं था। एक्चुअल में क्या था कि इस्लाम धर्म में योग्यता का एक कॉन्सेप्ट है। इस्लाम धर्म अयोग्य व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो दास को भी सुल्तान बनने का अधिकार दिया है इस्लाम धर्म ने। तो जो है ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई भी गुलाम वंश में योग्य शासक नहीं बचा तो खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। और ये पहला गैर तुर्क था। अभी तक क्या था कि जितने भी हमने शासक पढ़े या जितने भी गुलाम वंश के अंतर्गत हमने शासक पढ़े, वो सभी जो थे तुर्क समाज से संबंध रखते थे। लेकिन ये खिलजी जो है नस्ल का व्यक्ति था, तो पहली बार दिल्ली सल्तनत का पहला गैर तुर्क शासक था। इसके बाद देखा जाए तो उम्र जो है काफ़ी अधिक हो गई थी, बुजुर्ग था, उदार प्रवृत्ति का था और क्षमा की नीति में विश्वास रखता था। देखिए इसकी स्पेशली जो नीति रही थी वो तुष्टीकरण की नीति रही थी। तो ये जो है ना तो कोई साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और ना ही किसी प्रकार से कोई आर्थिक कदम उठाना चाहता था। और ये चाहता था कि क्योंकि बुजुर्ग हो चुका था, तो ना अब उस प्रकार की सत्ता की भूख इसके अंदर थी और ना ही अब ये कुछ ऐसे कदम उठाना चाहता था। ये जितना भी समय इसके पास बचा था उसको बड़े आराम से और स्मूथली जीना चाहता था। इसीलिए जो है इसने ये क्षमा नीति पर विश्वास किया और उदारता की नीतियाँ इसने अधिकतर अपनाई। और यही बात जो है अलाउद्दीन खिलजी को खटकने लगती है। तो अगर नेक्स्ट इसके बारे में देखा जाए तो जो है पहले एक सैन्य जनरल था, 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत करके गद्दी पर बैठा, तो ये वही बात है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला जो आएगा कि गुजरात और देवगिरी का आक्रमण। एक्चुअल में होता क्या है कि उसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी अब इसकी नीतियों से उतना प्रभावित नहीं था या उतना ज़्यादा समर्थन नहीं करता था इसकी नीतियों का, क्योंकि यंग ब्लड था अलाउद्दीन खिलजी। तो जो है क्रांतिकारिता की परिभाषा जो है यंग ब्लड की, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति यंग होता है तो कुछ क्रांतिकारी चीज़ें वो करना चाहता है। तो उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी अब इसकी नीतियों को समर्थन देने में असमर्थ हो रहा था। तो इसी क्रम में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 में सफल आक्रमण किया और अपार धन लूटा। जलालुद्दीन को धोखा देकर स्वयं सत्ता हथियाने की योजना बनाई। अब होता क्या है कि 1296 में, क्योंकि देखिए क्या था कि ये जो है बिना फिरोज खिलजी की परमिशन के जो है सॉरी फिरोज खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी के जो है ये देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। अब होता क्या है कि जहाँ का ये शासक था, एक्चुअल में ये कड़ा का सूबेदार था। तो कड़ा इस क्षेत्र में था इलाहाबाद और देवगिरी यहाँ था, तो इसने जो है आक्रमण किया था। अब होता क्या है कि कोई भी शासक, अगर कहीं अलाउद्दीन खिलजी की इस युद्ध में हार हो जाती तो होता क्या कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है हो सकता है देवगिरी का शासक फिर दिल्ली सल्तनत से मांग करता है कि भाई मुझे
उसे वो अपने अनुसार संधि करवाता। हो सकता था कड़ा का क्षेत्र मांग लेता। तो जलालुद्दीन जो खिलजी था वो काफ़ी नाखुश था इसके इस आक्रमण से। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो है अपने जो भतीजा था एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने डिसाइड किया कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ से स्वयं मिलने जाऊंगा और उससे इस आक्रमण के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ये फिरोज खिलजी जो है इलाहाबाद की ओर जा रहा था, तो इलाहाबाद के ओर कड़ा के समीप पहुंचने से पहले इसने अपनी सेना को रोक लिया, गंगा पार नहीं करवाई, और कड़ा जो है खुद चल के जो है कुछ सैनिकों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है और जो है स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। अब क्योंकि इसने जो धन लूटा था, अब अमीरों से समर्थन प्राप्त करना था, तो अमीरों से समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है इसने अपना जो धन लूटा गया था, इसने देवगिरी की लूट में जो धन लूटा था वो सारा जो है दिल्ली में लुटा देता है, और जिससे दिल्ली में मुद्रास्फीति आ जाती है। अभी आप इतना याद रखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी को हम आगे डिस्कस करेंगे उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली में, तब देखेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी इस मुद्रास्फीति जो महंगाई इस दौरान पनपने लगती है उसको कैसे नियंत्रित करेगा, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पे वापस आते हैं, तो इसमें देखेंगे कि उसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद सत्तारूढ़ होकर साम्राज्य को मजबूत करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन ज़्यादा लंबा नहीं था, मात्र 6 वर्ष का था, लेकिन एक नए वंश खिलजी वंश की नींव हुई, और इतिहास में इसी घटना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि 1286-87 तक जो है बलबन गद्दी पर बैठा रहा। बलबन जब गद्दी पे बैठा रहा तो आपको पता है कि 1206 से लेकर केडिया के शासनकाल से लेकर 1286 बलबन के शासनकाल तक जो है लगातार तुर्क लोग जो है सत्ता में बैठे हुए थे, चाहे वो गुलाम वंश के रूप में हो या इल्वरी वंश के रूप में या किसी भी वंश के रूप में बैठे हो, लेकिन गुलाम लोग ही, गुलाम वंश का ही शासन रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही 87 के बाद अयोग्य शासक आते हैं तो मात्र 3 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होकर खिलजी के मतलब तुर्कों को एक तरह से साइड कर दिया जाता है। तो इसी क्रम में जो है इस घटना को क्योंकि बहुत कम समय में हो गई थी, तो वो घटना जो इतिहास में बहुत कम समय में और क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आती है, उसी को जो है क्रांति कहा जाता है इतिहास में। तो इसीलिए इस घटना को खिलजी क्रांति का नाम दिया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शासक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, और इतिहास में कुछ ही ऐसे शासक हुए जो बड़ी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो है इल्तुतमिश के बाद नाम आता है अगर मध्यकाल में हम बात करें। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा सबसे फेवरेट जो करेक्टर रहेगा वो अलाउद्दीन खिलजी है। जितने भी इतिहास में मैंने शासक पढ़े, अगर बात की जाए लॉर्ड डलहौजी के बाद जो फेवरेट शासक कोई मुझे पसंद आता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, क्यों फेवरेट है ये भी डिस्कस करूंगा आगे आपके साथ। तो 1296 से लेकर 1316 के बीच में जो है इसका कार्यकाल रहता है। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था, नेफ्यू था, यानी कि भतीजा था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, और सन इन लॉ था किसका, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था ये। अगला पॉइंट जो रहेगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। अभी तक क्या था कि जैसा कि मैंने बोला आपको, होता क्या था वास्तव में, एक कॉन्सेप्ट जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कल मैंने वो डिस्कस नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। एक सेकेंड। देखिए होता क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली का जो शासन था वो 3 लोग चलाते थे। एक सुल्तान, उसके साथ में उमरा वर्ग जो अमीर वर्ग होता था, और उलेमा वर्ग जो धर्म को धर्म के कानून क्योंकि चलते थे तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन होता था, उलेमा। तो उलेमा और उमरा, उमरा जो है अपने खून पसीने के माध्यम से सुल्तान को भूमि जीत कर देते थे। तो आवश्यक था कि उमरा और उलेमा दोनों का समर्थन जो है सुल्तान को रहे। लेकिन अगर सुल्तान किसी का समर्थन प्राप्त करने के लिए हमेशा वो रहेगा कि मुझे किसी उमरा या उलेमा का, उमरा और उलेमा पे अगर कोई सुल्तान डिपेंड रहेगा तो उससे होगा क्या कि वो सुल्तान कमजोर होगा। तो अभी तक भले ही इल्तुतमिश एक बेहतरीन शासक के रूप में सामने आया था, लेकिन आप देखोगे कि बलबन इनको कंट्रोल करता है। कैसे सीसदा और पैबोस की नीति से आपने देखा बलबन ने कंट्रोल करा, और जितने भी कमजोर शासक थे वो जो है इनको उनके समय में ये संप्रभु हो गए थे, या मतलब मनमानी करने पे उतर गए थे।
तो ऐसे में जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो वो उलेमाओं का समर्थन लेना बंद कर देता है और उमराओं का पहले तो उसने जो है पैसे के माध्यम से उन्हें अपनी ओर खरीदने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर अपनी मजबूत स्थिति सल्तनत में अपनी मजबूत स्थिति बनाने में कामयाब हुआ तो सबसे पहले उन्हीं उमराओं को उसने मारना स्टार्ट किया जो कि उसने जिनको धन दिया था और अपनी ओर करने का प्रयत्न किया था, ताकि कल को कोई दूसरा व्यक्ति जो है उनके बेईमान या भ्रष्टाचार नेचर का फायदा उठाकर जो है अपने पक्ष में ना कर ले और जो दिल्ली के सुल्तान को चैलेंज करने लगे। तो यही था कि इसने राजनीति से धर्म को अलग किया था। और तो ये सबसे पहला जो है इसका बड़ा स्टेप था। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसने जो है खुद को सिकंदर सानी भी कहा था। सिकंदर सानी आपको पता है कि एक यूरोप आक्रांता था सिकंदर, जो पोरस के टाइम पे आया था बहुत पहले। प्राचीन इतिहास में हम उसके बारे में जिक्र करते हैं तो सिकंदर सानी की उपाधि उसी के नाम, ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा करता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान कौन कौन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों की बात करते हैं। पहला जो अभियान रहेगा 1296, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि यादव वंश का देवगिरी पर आक्रमण किया था। राज्य में अगर पहले देखे जाए तो यादवों का राज्य था, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ जैसे देवगिरी, तो ये वर्तमान महाराष्ट्र का ही तो क्षेत्र है। तो यहाँ पे सफल लूट करता है, उसके बाद धन एकत्र कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसको मजबूती देने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो इसका आक्रमण रहेगा वो रहेगा गुजरात अभियान। गुजरात अभियान जो है इसका अगला आक्रमण रहेगा। यहाँ पे गुजरात अभियान के दौरान यहाँ का शासक जो था राजा कर्ण था। 1299 में देखा जाए तो रणथंभौर पर आक्रमण किया था। हमीर देव यहाँ का शासक था और जो कि चौहान शासक था। चौहान शासक वही वंश जिससे पृथ्वीराज चौहान का संबंध था। उसके बाद देखा जाए तो रणथंभौर पर विजय इसने 1301 में प्राप्त की थी। 1303 में देखा जाए तो चित्तौड़ आता है राणा रतन सिंह के समय में। फिर मालवा आता है 1305 में, परमार वंश यहाँ पे बैठा था, मालवा को दिल्ली में मिला लिया था। और 1306 में जो है मंगोलों पर आक्रमण किया था। एक्चुअल में यहाँ पे आप मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप भौगोलिक अब स्थितियाँ जो है अपने मस्तिष्क में रखेंगे उतना ही इन अभियानों को याद करने में जो है आपको आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पे सबसे पहले जो है देवगिरी वाला स्थान। दूसरा गुजरात अभियान, इस तरफ को जो गुजरात क्षेत्र था राजा कर्ण से जीता था। तीसरा राजस्थान में रणथंभौर वाला क्षेत्र, रणथंभौर इस तरफ को होगा। फिर चित्तौड़, यहाँ पे चित्तौड़ एक्चुअल में इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है कि रतन सिंह जो रानी पद्मावती थी उसके लिए जो है राणा रतन सिंह से लड़ाई की थी और पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहता था। खैर वो वास्तविकता थी या नहीं ये तो कौन जानता है, ये तो उसी समय के लोगों को पता होगा। लेकिन जो इतिहासकारों का मानना है कि जो इसके बड़े कारण थे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के, वो दो कारण थे। एक, जब वो गुजरात के लिए कूच कर रहा था उस दौरान जो है राणा रतन सिंह ने उसको जाने के लिए अपने राज्य से उसकी सेना को निकलने के लिए स्थान नहीं दिया था या रास्ता नहीं दिया था। और दूसरा जो मालवा क्षेत्र था उसको कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली से जो रास्ता जाता था वो चित्तौड़ होकर जाता था और चित्तौड़ का उसके कब्जे में होना बहुत आवश्यक था। इसलिए जो है क्या करता है, मालवा पर आक्रमण करने के लिए आप देखोगे कि चित्तौड़ को कब्जा करना आवश्यक था, इसीलिए रतन सिंह पर वो आक्रमण करता है। तो इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि पद्मावती वाली जो कहानी है उसका उल्लेख ही अलाउद्दीन के 100 साल बाद पहला उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये भी हो सकता है कि खैर इस ओर नहीं जाएंगे, इतिहास का विवाद हो जाएगा, लेकिन अभी यहीं तक रहते हैं। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि 1306 में जो है मंगोल 1306 में मंगोल आक्रमण का प्रतिकार किया था इसने। मंगोल आक्रमण का जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिकार किया था। सीमांत क्षेत्र मंगोलों को पराजित किया गया। अगला जो रहेगा वो है सीमांत क्षेत्र मंगोलों को पराजित किया गया। 1308 देवगिरी दूसरा अभियान, और देवगिरी पर दूसरा अभियान किया था। यादव राजा जो था रामचंद्र, उसको जो है पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में कर लिया गया था। और माना जाता है कि इसके बाद से देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र, उसको इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। पहले तो आक्रमण करने का क्या कारण था, दूसरा आक्रमण करने का कारण कि जो गुजरात का शासक था कर्ण,
उसको रामचंद्र के द्वारा क्या किया गया था, संरक्षण प्रदान किया गया था। एक तो सीधे खिलजी की जो संप्रभुता थी उसको चैलेंज किया गया था, और उसके जो है दुश्मन को इसने शरण दे रखी थी। लेकिन दूसरा जो कारण था, तो दूसरा कारण ये भी था कि अब साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, तो इसी क्रम में जो है इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखा जाए तो वारंगल पर अभियान किया। वारंगल पर अभियान किया, यहाँ काकतीय वंश था, और यहाँ का जो शासक था वो था प्रत्यरुद्रदेव। मलिक काफूर ने अपार धन लूटा और वारंगल का अभियान जो है वारंगल को सल्तनत के अधीन लाया। उसके बाद 1311 में होयसल और फिर मदुरई अभियान हुआ। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि गुजरात विजय हुई तो वहाँ पे जो है एक गुलाम मिला अलाउद्दीन खिलजी को, जिसे मलिक काफूर जिसका नाम था मलिक काफूर। तो यहाँ समझिएगा कि हुआ क्या। अब मलिक काफूर जो है उसको दक्षिण पर विजय करने के लिए कौन भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी भेजता है। तो सबसे पहले देवगिरी पर, फिर काकतीय वंश पर, इस तरफ काकतीय वंश पर, और कर्नाटक के होयसाल, और नीचे एंड में जाकर दक्षिण भारत के सबसे जो दक्षिणी साम्राज्य था मदुरई क्षेत्र में, वहाँ पर कब्जा किया। तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो है इस क्षेत्र को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं लाया गया था, क्योंकि माना जाता था कि दिल्ली से जो है जो शासन करेगा वो दक्षिण में अंतिम पॉइंट तमिलनाडु तक जो है शासन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्योंकि अगर कंट्रोल करना होगा तो उसे बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होगी, एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होगी, और इतना ज़्यादा धन व्यय हो जाता था कि उतनी जो है दक्षिण के राज्यों से कमाई नहीं होती थी। तो इसलिए सबसे बुद्धिमानी भरा जो कदम रहा अलाउद्दीन खिलजी का वो यही रहा कि उसने इसको अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। लेकिन और यही चूक कौन कर जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक यही चूक कर जाता है। जब वो सल्तनत का शासक बनता है तो उस दौरान तुगलक जो है इस क्षेत्र को कब्जे में करने का प्रयास करता है, और वो ऐसा नासूर हो जाता है कि उसके पूरा जीवन जो है विद्रोहों को दबाने में ही निकल जाता है। तो तभी तो आप देखेंगे कि जब तुगलक को हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे उस समय कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहले बहमनी साम्राज्य जो है अलग हुआ, पहले जो है विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ 1336 में, और उसके बाद 1347 में जो है दूसरा राज्य जो बहमनी साम्राज्य था वो अलग हुआ। तो इसीलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक बुद्धिमानी भरा कदम था कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली कंट्रोल किया हुआ था। अगला पॉइंट देखिए तो इसमें क्या होगा। अगला पॉइंट जो है वो है दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव स्थापित हुआ, जो उससे पहले कोई नहीं कर सका था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया था किसने, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इन अभियानों से भारी धन आया जिससे वह सैनिक और प्रशासनिक सुधार कर सका। तो देखेंगे कि कौन कौन से सैनिक और प्रशासनिक सुधार उसने किए थे। अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति जो रहेगी वो सेकंड महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहेगा देखने के लिए। तो इसमें देखिए तो कौन कौन से मुख्य सुधार थे। तो मुख्य सुधार में देखेंगे कि मूल्य नियंत्रण, सभी वस्तुओं को जो है जैसे गेहूं, चावल, घी, तेल, कपड़ा, मांस आदि के नियत मूल्य तय कर दिए गए। एक फिक्स प्राइस जो है तय कर दिया गया, इनकी बिक्री तय दामों पर ही होती थी। एक राज्य या कहे केंद्र सूची जारी की जाती थी जिसमें जो है प्राइस मेंशन होते थे कि कौन सी कीमत जो है किस मतलब कौन सी किस वस्तु की कितनी कीमत रहेगी, तो ये केंद्र डिसाइड करता था उस समय। नेक्स्ट है बाजारों का विभाजन हुआ। बाजारों का विभाजन किया गया तो सामान्य बाजार, जिसको सहना मंडी के नाम से जाना जाता था, सहना ये मंडी के नाम से जाना जाता था। तो इसमें क्या होता था, अनाज, फल सब्जी आदि के लिए ये बाजार बनाया गया था। दूसरा कपड़े और लग्जरी वस्तुओं को के लिए बाजार बनाया गया था, जिसे सराय अदल के नाम से जाना जाता है, सराय अदल के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो दास और पशुओं का भी बाजार था। तो पहले तो उसने मूल्य नियंत्रण किया, दूसरा उसके मूल्य बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी उसका क्या था, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बाजारों का विभाजन था। तो 3 प्रकार के बाजार उसने बनाए थे। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण आयाम रहेगा उसकी बाजार प्रणाली का, वो रहेगा कि कड़ा निरीक्षण करता था वो। उसने जो है एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इस चीज़ के लिए स्थापित की थी ताकि पूरे तरह से वो उसकी इंस्पेक्शन कर सके, सुपरविजन कर सके। तो बाजारों की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। अधिकारियों का नाम देखा जाए तो शहना मंडी था प्रमुख
बाजार अधिकारी था। गुप्तचर देखा जाए तो गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी, जिसे क्या कहा जाता था, बरीद कहा जाता था, बरीद अपॉइंट किए जाते थे। एक और जो है इससे संबंधित एक पद हुआ करता था, मुहियान नाम का एक पद हुआ करता था, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। देखा जाए तो भंडार नीति एक्चुअल में क्या थी, एक भंडार नीति थी। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या करता था कि मतलब भंडार, जैसे वर्तमान सरकार जो है पीडीएस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, पीडीएस सिस्टम की कम कीमत पर जैसे ही मुद्रास्फीति हुई तो भाई पीडीएस के जो कम उचित मूल्य की जो राशन की दुकानें होती है वहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, चीज़ें उपलब्ध करवा दीजिए, और ताकि जो है महंगाई को नियंत्रित कर दिया जाए। ये जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप तो उसमें जो सरकार की राजकोषीय नीति आती है या अन्य किसी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के जो हथियार होते हैं सरकार के, वो यही कुछ चीज़ें होती है पीडीएस वगैरह, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये भंडार नीति थी, तो पीडीएस सिस्टम की तरह काम करती थी कि जब भी संकट आए राज्य में तो उसके दौरान कीमतें ना बढ़ सके चीज़ों की, तो एक स्टॉक जो है अपने पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो इसका कदम रहेगा, नगद वेतन व्यवस्था की शुरू की थी इसने। तो नगद वेतन व्यवस्था में क्या था, सैनिकों को वेतन दिया जाता था ताकि वे सस्ते बाजार से स्वयं खरीद सके, सस्ते उत्पाद जो है सस्ते उत्पाद बाजार से स्वयं खरीद सके। अब होता क्या था कि अभी तक जो है, या तो जैसे इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इक्ता व्यवस्था, तो अभी तक क्या होता था, सैनिकों को या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया। इसके अलावा मिल्क बफ जितने भी कुछ जो मतलब उपहार में उलेमाओं उमराओं को दी गई भूमि थी वो भी इसने समाप्त कर दी थी। तो उससे क्या हुआ, नकद वेतन देना शुरू किया, और खालसा भूमि में इसके माध्यम से इसने जो है वृद्धि की थी। खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में होती थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, मुख्य उद्देश्य क्या हुए थे, मुख्य उद्देश्य क्या थे इसकी जो बाजार प्रणाली थी। तो सबसे पहला महंगाई पर नियंत्रण करना, तो ये तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे उसने भ्रष्टाचार, मतलब जो भी उमरा थे उनको अपने समर्थन में करने के लिए कैसे उसने पैसा खर्च किया था जो देवगिरी से जीता था। दूसरा, सेना के लिए एक्चुअल में क्या था कि भारत का जो ये पश्चिमोत्तर प्रांत था ये काफ़ी सुभेद्य था, यहाँ से मंगोल आक्रमण का खतरा बना रहता था, और इसके समय में हुए भी थे 1200, अगर देखा जाए 1297 से लेकर 1306 तक लगातार 6 बार आक्रमण हुए थे, और ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने स्वयं जो है मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए खुद को फ्रंट पे लेकर गया था। तो वो यही था। इसके बाद देखा जाए तो अमीरों, जमींदारों और व्यापारियों की शक्ति को सीमित किया था। राज्य में सामाजिक समानता बनाए रखना इसका दूसरा कार्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखा जाए तो परिणाम क्या हुए, महंगाई पर कड़ा नियंत्रण लगा, राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति बढ़ी। इसके बाद देखा जाए तो अलाउद्दीन का जो यह सुधार था लंबे समय तक टिक नहीं सका। एक्चुअल में क्या था कि ये जो व्यवस्था थी अलाउद्दीन की, ये हो सकता है क्योंकि उस समय इतनी संचार की सुविधा नहीं थी और ना ही यातायात इतना बेहतरीन था कि हर जगह चीज़ें पहुंचाई जा सके, और दूसरा जो प्राइस जो था केंद्रीय सूची से डिसाइड होता था, तो वो भी जो है दूसरी जगहों पर हो सकता है वहां तक ना पहुंचे। तो माना जाता है कि दिल्ली के आसपास थी या दिल्ली के दूर जितने भी राज्य थे जो इसके नियंत्रण में थे, वहाँ पर भी बाजार व्यवस्था प्रणाली जो है लागू की गई थी। इसके कोई कहे जाए तो सीधे तौर पर कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि ये आसपास के क्षेत्रों में, और जैसे जो ये इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इसको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक था कि केंद्र में जो है एक मजबूत शासक बैठा हो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद आप देखोगे कि गयासुद्दीन तुगलक तक लगभग जो है 5 जनवरी 1216 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, और उसके बाद जो है लगभग 8 सितंबर अ, अगर देखा जाए तो 1320, यहाँ पे 1316 और 1320 अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक के आने तक कोई मजबूत शासक नहीं होता, तो इसने जितने भी सुधार किए थे वो सभी समाप्त हो गए, तो जो है इतने ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाया था। यह मध्यकालीन भारत जो है यह भारत के मध्यकालीन इतिहास का सबसे संगठित आर्थिक नीति मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इसे स्टार मेंशन कर दीजिएगा। कुछ और चीज़ें जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका जन्म जो है 22 अक्टूबर 1296 को हुआ था। अगर देखा जाए तो अली गुरशास्प इसका बचपन का नाम था, और जो है इसके समय पे ये दैवीय अधिकार को मान्यता देता है। और खम्स जो राज्य की धन लूट होती थी, राज्य की युद्ध लूट जो होती थी, उसमें पहले सैनिकों का हिस्सा 1/5 होता, 4/5 होता था, और बाद में जो है 1/5 जो है सुल्तान का हिस्सा होता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में बैठा तो उसने डिसाइड किया कि भाई राज्य जो है अब 4/5, और जो सैनिक है वो 1/5 हिस्सा जो है खम्स का अपने पास रखेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो इसके समय में जो दीवाने रियासत था उसका नाम था मलिक याकूब। एक जमालुद्दीन याकूत हमने रजिया के टाइम पे पढ़ा था, और ये याकूब है, याकूब। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसने जो है चराई और घराई कर जो है इम्पोज किया था। जो खुद मुकद्दम चौधरी जो गांव के अमीर लोग थे उन पे, और संबंधित संभवतः जो कहूँगा कि ये हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो इसलिए बर्नी भी बाद में स्टेटमेंट देता है कि जो खुद मुकद्दम चौधरी थे उनके घरों में जो है उनकी स्त्रियां जो है मुस्लिम जो शासक थे या जो भी बड़ी पोस्ट पे लोग थे उनके घरों में बर्तन और जो है साफ सफाई का कार्य किया करती थी। लेकिन ऐसा जो है काफ़ी अतिशयोक्ति लगती है बर्नी की, बहुत बड़ा चढ़ा कर ये बातें करता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो है बर्नी ने अपनी किताब तारीख फिरोजशाही में मेंशन की थी। और इसके बाद देखा जाए तो हुलिया प्रथा हो गया। स्थाई सेना रखने वाला ये पहला शासक था। स्थाई सेना जो है वह रखने वाला है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके निर्माण कार्यों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो है इसने सीरी किले का निर्माण किया था। दूसरा अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। तीसरा जो है हजार खंबा महल बनवाया था। और चौथा जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी मदद आपको इस टीजीडी के एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आपको। तो चलिए, ये थी अलाउद्दीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ते हैं। शिहाबुद्दीन उमर 1316 में जो है गद्दी पर बैठता है। शिहाबुद्दीन उमर ये अलाउद्दीन खिलजी का नाबालिग पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी का नाबालिग पुत्र था और मलिक काफूर ने उसे गद्दी पर बिठाया था, लेकिन जल्द ही जो है हटा दिया था, क्योंकि मलिक काफूर की अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ने लगी थी। उसके बाद देखा जाए तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है शासक बनता है 1316 से लेकर 1320 तक। अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र था ये। और उसके बाद देखा जाए तो शुरू में ये काफ़ी अच्छे से शासन करता है, लेकिन बाद में बिलासी हो गया था, अय्याश प्रकार का था, और इसने खुद को खलीफा का टाइटल दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो कोई मतलब यहाँ पे अच्छा शासक तो किसी प्रकार से नहीं था, तो ये तो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके टाइम में इसने जो है एक खलीफा का, अभी तक जो है आपने देखा होगा कि आईटीएम खुद को बोल रहा है, यानी कि इल्तुतमिश खुद को बोल रहा है, वो खलीफा से खिल्लत ले रहा है कि खलीफा का प्रतिनिधि है जो इस्लामी भूमि पर जो है उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन को संचालित कर रहा है। लेकिन ये भाई तो स्वयं को खलीफा बोल रहे हैं। और दूसरा, जियाउद्दीन बर्नी बोलता है कि ये स्त्री वस्त्र धारण किया करता था और पुरुष और स्त्रियों की संगति से पसंद थी। तो वैसे ही कुख्यात सा शासक है। उसके बाद जो है खुसरो गद्दी पर बैठता है। खुसरो गद्दी पर बैठता है 1320 में खुसरो गद्दी पर बैठता है। कुछ 15 अप्रैल के आसपास गद्दी पर बैठता है, और इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा था। पैगंबर का सेनापति कहा था। और ये उपाधि क्यों ली गई थी? क्योंकि भाई जो थे ये हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित व्यक्ति थे। तो अब क्योंकि मुस्लिम शासक वर्ग था, तो उस पे ये अपना आदेश कैसे चला सकते हैं, तो कुछ ऐसा करके तो इन्होंने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी। कुछ महीनों तक शासन रहा। उसके बाद सितंबर के आसपास जो है इसे गयासुद्दीन तुगलक रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पे बात यही लिखी गई है कि गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को हराकर तुगलक वंश की स्थापना की। तो अब हम देखेंगे कल की वीडियो में कि कैसे तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अभागा था या अधीर था, ये भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ कैसे रही और कैसे उसने डिक्लाइन में मदद की। उसके बाद जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद आएगा। नासिरुद्दीन मोहम्मद एक जो है हमने
गुलाम वंश में भी पड़ा था, और उसके बाद 1414 के आसपास जो है सल्तनत का डिक्लाइन होना शुरू होता है और उस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।